हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं हम इकोटोन की। इकोटोन होता क्या है? देखो, इकोटोन होता है, पहले मैं पेन का साइज थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको इकोटोन होता क्या है। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, एक कोई तंत्र है और एक दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र है। एक पारिस्थितिकी तंत्र और जो दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र है, इनके जो बीच का जो उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ जो क्षेत्र है, यानी कि कॉमन जो एरिया है इनके बीच का, उसको बोलते हैं इकोटोन। आगे बात समझ में, इकोटोन क्या होता है। आगे बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की, यानी कि फूड चैन की। अब फूड चैन होता क्या है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है, उसके बीच क्या होता है? निम्न पोषण स्तर से, निम्न पोषण स्तर से, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर। ये निम्न पोषण स्तर है मतलब नीचे रहेगा, उच्च पोषण स्तर की ओर, उच्च पोषण स्तर, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ, मतलब जीव इनके बीच में भोजन की जो श्रृंखला बनती है, निम्न पोषण स्तर में रहने वाले जीव से उच्च पोषण स्तर के जीवों के बीच जो भोजन की श्रृंखला बनती है, उसे बोलते हैं, उनके जो स्थानांतरण का जो क्रम है उसे बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। आगे बात समझ में। जो खाद्य श्रृंखला में जो निम्न है, जैसे मैं पेन चेंज करके यहाँ बताता हूँ आपको। ये ट्री है, पेड़ है। अब पेड़ को डियर यानी कि हिरण ने खाया। पेड़ में से हरे जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसे ही हिरण खाता है। अब ये सारा कुछ जंगल में खेल चल रहा है भैया। अब हिरण ने पेड़ को खाया, अब हिरण को शेर ने खाया। तो ऐसे चल रही है ना, जो श्रृंखला चल रही है, इसे ही खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ये चैन बन गई ना, एक फूड चैन। मतलब इसका भोजन ये है, इसका भोजन ये है। अब आगे चलते हैं। जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर पर तितलियां बैठती है। तितलियों को कौन खाते हैं? मेंढक। और मेंढक को कौन खाता है? सांप। सांप चूहे को भी खाता है, वो आगे बात करेंगे। सांप को ईगल ने खाया। तो ईगल का भोजन सांप है, सांप का भोजन मेंढक है, मेंढक का भोजन ये तितलियां या कीट, और कीटों का भोजन है फ्लावर, है ना। या मक्खियां भी आ सकती है। तो इस प्रकार जो चैन चल रही है आगे, जो पूरी की पूरी चैन बन रही है, इसे ही बोलते हैं फूड चैन, यानी कि खाद्य श्रृंखला। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इस जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा से जो स्थानांतरण के क्रम में मतलब होती है, ये जो यहाँ पे अधिकतम ऊर्जा होगी, यहाँ कम ऊर्जा, यहाँ कम ऊर्जा, यहाँ और कम, यहाँ और कम। ये ऊर्जा इसको देते हैं, ये इसको देते हैं, जो एनर्जी है वो इसको इसको मिलती है। आगे नियम आएगा, उसे भी मैं बताऊंगा आपको। और इसमें जो अपघटक है उसको हमेशा तल में रखा जाता है, अपघटकों को हमेशा तल में रखा जाता है, इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आए, पुट होए, तो बता देना कि अपघटकों को हमेशा तल में रखा जाता है। और इसमें जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो एक दिशीय होता है। मतलब कि फूल को ये मक्खियां खा गई, मक्खियों को मेंढक खा गया, मेंढक को सांप, सांप को ईगल। अब वापिस से सांप ने कभी ईगल को नहीं खाया, मेंढक ने कभी सांप को नहीं खाया, है ना, और फूल ने कभी मक्खियों को नहीं खाया। ऐसे नहीं होता ना, ऊर्जा इधर से इधर ही तो जा रही है, इधर से तो इधर ही फ्लो तो हो रही है, इधर से इधर तो फ्लो नहीं हो रही ना। तो ऊर्जा का जो ये वे होता है, जो रास्ता होता है, वो एक दिशा में होता है। आगे बात करते हैं ऊर्जा के 10% का नियम। अब ये क्या बोलता है? पहले तो इस पे चर्चा करेंगे कि ये 10% का जो नियम है, ये किस भाई साहब ने दिया। ये दिया था, ऊर्जा के 10% का नियम लिंडेमान ने दिया था। ये लिंडेमान ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, वैसे तो पर्यावरण पर पूरी बीटेक हो जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो उसकी चर्चा करते हैं अपने, है ना, जो जहां से क्वेश्चन पुट होने हैं जेई और एएलपी के सीबीटी 2 में। अब जो ऊर्जा है वो एक पोषण स्तर से, मतलब कि एक स्तर से
पहले स्तर से जब दूसरे स्तर पर जाएगी ऊर्जा, ऊर्जा का फ्लो जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाएगा, तो ये दूसरा स्तर है जो 10% ही इसका यूज कर पाएगा। ये 10% ही इसका यूज कर पाएगा। वो कैसे? जैसे कि इसने 100 जूल ऊर्जा है, इस उत्पादक है जो उनके पास 100 जूल ऊर्जा ऊर्जा है। अब इधर 10 ही जूल बचेगी, आगे जो भी स्तर होएगा उसमें 1 जूल बचेगी। मतलब 10% ही यूज होता है ऊर्जा का, बाकी की सारी की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। और जो खाद्य श्रृंखला है उसमें अधिकतम जो स्तर होते हैं, अधिकतम जो स्तर होते हैं वो मैं बताता हूं आपको कितने होते हैं। अधिकतम स्तर होते हैं 5। जैसे यहाँ 100 जूल चली, 100% ऊर्जा लेके चलते हैं अपने, यहाँ 10 बची, फिर 1 बची, फिर 0.1, फिर 0.01। अब आगे बचेगा ही क्या? तो इसीलिए 5 ही तो स्तर होते हैं ना। अब छठे स्तर के लिए तो ऊर्जा बचेगी नहीं, क्या चाहिए उनको, मतलब खत्म ही हो जाएगी पूरी की पूरी एनर्जी। अब इसको ना मैं क्लियर करके फिर आपको एक चीज और बताता हूं अच्छे से। इधर देखो, जैसे हैं पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। अब इनको कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टी डै डा टिड्डा। अब टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक, फ्रॉग। अब मेंढक को खाया सांप ने, सांप को किसने खाया? उल्लू ने, उल्लू का पट्टा। अब बात यह है कि पेड़ पौधों के पास है 100 जूल एनर्जी, 10% यूज करेगा ना टिड्डा, तो यहां बचेगी 10 जूल। आगे फिर 10% यूज करेगा तो यहां बचेगी 1 जूल। और आगे फिर चल के 10% ही तो यूज होनी है, 0.1 जूल। अब उल्लू भाई साहब के पास आएगी 0.01 जूल। आगे कोई और चीज होए तो उसके लिए तो एनर्जी बचेगी नहीं, अपनी खत्म ही होगी। इसीलिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो पोषण स्तर में लगभग 5 ही स्तर होते हैं इसके, इसीलिए 5 स्तर होते हैं, क्योंकि आगे वाले के पास तो एनर्जी बचनी नहीं है ना बिल्कुल भी। आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं जैव आवर्धन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। जैसे कि विषैले रसायन है, उनका हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड, या खेतों के अंदर जहरीले विषैले रसायनों का यूज करते हैं खेतों में। वो एक स्तर से दूसरे स्तर में, एक स्तर के पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के साथ, मतलब उनका जो बढ़ता जाता है, उनका जो असर है उनका, वो बढ़ता जाता है, मैग्निफिकेशन होता जाता है। जैसे कि फसलों में अपने कीटनाशक यूज करते हैं। ये पेड़ है, सिंपल मैं बताता हूं आपको कहानी क्या है। इस पे पेस्टिसाइड का यूज किया, रसायन का यूज किया पेड़ पे, इस रसायन को खाया, पेड़ में आ गया ये रसायन। अब इसको खाया, मान लो टिड्डे ने खाया, टिड्डे के अंदर वो रसायन आ गया, मतलब वो केमिकल आ गया, वो विषैला पदार्थ आ गया। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने, मेंढक में आ गया वो विषैला पदार्थ। ऐसे जो मैग्निफिकेशन होता है, जैव आवर्धन। आगे बात समझ में? जो रसायन है उसका एक जो जीव से, उत्पादक से, जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय, सारों में जो ट्रेवल होता रहता है, जो रसायन का सारों में ट्रेवल होएगा ना ये आगे चल के। अब जैसे अपने किस पे डिपेंड है? अपने, जैसे मान लो बकरी है, बकरी ने घास को खाया, घास के अंदर स्प्रे, वो जो पेस्टिसाइड की हुई है, वो जो विषैला पदार्थ है वो बकरी में आया, बकरी को शेर ने खाया तो शेर में आ गया ना, तो बढ़ता बढ़ता जा रहा है ना आगे के आगे पोषण स्तर में। तो इसे ही बोलते हैं जैव आवर्धन। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, जैव अपमार्जक। जैसे बात करते हैं अपने, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो साबुन और अपमार्जक जो कपड़े धोने का काम करते हैं ना, वैसे ही ये अपमार्जक है। अपमार्जकों में क्या आते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव। इसमें क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे होते हैं। और सूक्ष्म जीवों में क्या आते हैं? जीवाणु भी मान सकते हैं, इसमें जीवाणु भी आते हैं और कवक भी आते हैं। सूक्ष्म जीवों में क्या क्या आते हैं? जीवाणु और कवक।
तो इनका काम क्या है, ये काम करते हैं, ये जो सड़े गले पदार्थ होते हैं या मृत जीव होते हैं या फिर मृत जीव होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं या फिर मृत जीव होते हैं, उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। देन इसे ही अपमार्जक बोलते हैं, मतलब कि सफाई, प्रकृति के सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है इनको। इनको प्रकृति के सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है, मतलब कि नेचर को ये साफ रखने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको प्रकृति के सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है। पहले है परभक्षी। परभक्षी में क्या होएगा, हरे पौधे, हरे पौधे या पादप से छोटे व बड़े जीवों की ओर, हरे पौधों से छोटे भी जीव आ सकते हैं और बड़े जीव भी आ सकते हैं, छोटे जीव भी आ सकते हैं और बड़े जीव। हरे पौधों से छोटे या बड़े जीवों की ओर जो अग्रसर होती है श्रृंखला, उसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। परभक्षी खाद्य श्रृंखला। हरे पेड़ पौधों से छोटे व बड़े जीवों की ओर अग्रसर होगी, उसे बोलते हैं परभक्षी खाद्य श्रृंखला। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को खाया कीट ने, कीट को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने। छोटे भी आ गए इसमें, बड़े भी आ गए। छोटे जो पेड़ पौधों से बड़े छोटे जीव भी हो सकते हैं, छोटे जीवों की ओर अग्रसर भी हो सकती है। अगर सांप को पेड़ पौधों की तरफ मान के चले तो ये बड़ा जीव है, तो बड़े जीवों की ओर भी अग्रसर हो सकती है। इसे बोलते हैं परभक्षी खाद्य श्रृंखला। आगे बात करते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। इसमें जो हरे पादप होते हैं, हरे पादपों से बड़े जंतु व छोटे जीवों की ओर अग्रसर, बड़े जंतु व छोटे जीवों की ओर अग्रसर होती है, उसे बोलते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि पादप, पादप को डायरेक्ट खरगोश भी तो खाता है, पादप को डायरेक्ट खरगोश ने खाया, खरगोश को फिर कीट भी खा जाता है कई बारी, है ना। बड़े जीव और फिर छोटे जीव शामिल है, और इसमें पहले छोटे जीव बाद में बड़े जीव शामिल है। तो परजीवी हरे पादपों से बड़े जंतु या फिर उसके बाद छोटे जंतुओं ने खाया, तो वो परजीवी खाद्य श्रृंखला का प्रकार है। आगे है मर्तोपजीवी, ये इजी है, ये आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। ये है मृत जीव जंतुओं से, मृत जो जीव हैं, मृत जीव जंतुओं से सूक्ष्म जीवों की ओर, मृत जीव से सूक्ष्म जीवों की ओर जो अग्रसर रहती है। ये कैसे चलती है भाई, मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला मृत जीवों से सूक्ष्म जीवों की ओर जो अग्रसर रहती है। जैसे कोई मृत शरीर है, मृत शरीर है, किसी की मृत बॉडी है, इसका अपघटक हो जाए, अपघटक हो जाए, है ना, तो ये मृत शरीर से अपघटक की ओर अग्रसर रहती है, उसे मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। देन आगे बात करेंगे अपने फूड वेब की। वेब मतलब कि जाल, खाद्य जाल की। अब क्या होता है, प्रकृति में, प्रकृति में क्या होता है, एक से अधिक, प्रकृति में एक से अधिक आड़ी तिरछी जो श्रृंखलाएं बनती है, आड़ी या तिरछी खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। अब जो घास है उसको मान लो टिड्डे ने खाया, घास को बकरी भी तो खा सकती है, घास को गाय डायरेक्ट भी तो खा सकती है, घास को जो फूल होते हैं उन पे मक्खियां भी तो बैठती हैं, तितलियां भी तो बैठती है ना। तो वो सारी की सारी जो मतलब जरूरी तो नहीं है ना टिड्डे को घास ही खाएगा, घास को बकरी भी तो खा सकती है। तो वो सारा का सारा जो सिस्टम होता है एक दूसरे के अंदर इंटरेक्ट कर गया, वो सारी के सारे जो जाल है उसे ही फूड वेब कहते हैं। जैसे कि ये घास उगाता हूं मैं इधर, ये है घास और ये है ग्रेन, ग्रेन आगे जो अनाज वगैरह होते हैं ग्रेन, और इधर मान लो एक गाजर पड़ी है,
फ्रूट पड़ा है। अब गाजर को खरगोश ने खाया, गाजर को खरगोश ने खाया। अब खरगोश घास भी तो खा सकता है, गाजर मिली तो और ही बढ़िया, वरना घास तो खा ही सकता है। और यहां बनाते हैं चूहा। अब घास का सॉरी ग्रेन को चूहा खाएगा, ग्रेन को चूहा खाएगा, और घास को टिड्डा भी तो खा सकता है, घास को टिड्डा भी तो खा सकता है। और जो ग्रेन है उसको डायरेक्ट पक्षी भी तो खाते हैं, ग्रेन को डायरेक्ट पक्षी भी तो खाते हैं। ऐसे तीर लगा देता हूँ ना, अच्छे से पता लग जाएगा। और टिड्डे को भी तो पक्षी खाते हैं। और आगे बनाता हूं मैं यहाँ पे उल्लू। अब टिड्डे को उल्लू भी खाता है भैया, और जो उल्लू है वो चूहे को भी खाता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं लोमड़ी। आगे लोमड़ी का क्या सीन है। अब लोमड़ी खरगोश को भी खाती है लोमड़ी, और लोमड़ी पक्षी को भी खाती है। इधर से इधर तक बहुत लंबा ट्रेवल किया इसने, है ना। तो ये सारा का सारा जो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, आपस में भिड़ रहा है ना जो सिस्टम, जो कोई एक लगातार सीक्वेंस तो चल नहीं रहा, अलग अलग चल रहा है, तो इसे ही बोलते हैं खाद्य जाल, यानी कि फूड वेब। आगे बात करते हैं इकोलॉजी पिरामिड की। इकोलॉजी पिरामिड क्या होता है। इकोलॉजी पिरामिड, इसकी जो संकल्पना की थी, ये जो बनाया था, ये चार्ल्स एल्टन ने बनाया था। संकल्पना की थी चार्ल्स एल्टन ने की थी, इसकी संकल्पना, इसकी संकल्पना की थी चार्ल्स एल्टन ने, इसकी संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने की थी, है ना। जो ऊर्जा का, जैसे मान लो नीचे उत्पादक है उनके पास एनर्जी ज्यादा, जो मैंने पहले बताया था, उससे प्राथमिक उपभोक्ता के पास एनर्जी गई, फिर द्वितीय उपभोक्ता के पास एनर्जी गई, फिर तृतीय उपभोक्ता के पास एनर्जी गई। अब जो ऊर्जा का ह्रास हो रहा है ना, ये ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ये ज्यादा ऊर्जा, फिर कम ऊर्जा, फिर और कम ऊर्जा, ह्रास हो रहा है, तो ये पिरामिड की स्ट्रक्चर ले लेता है। इसे ही बोलते हैं इकोलॉजी पिरामिड। सबसे पहले बात करते हैं अपने संख्या के पिरामिड पे। अब देखो संख्या का पिरामिड होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तालाब में प्रवेश घटकों के संख्या का जो पिरामिड है वो इधर दर्शाया गया। मैं पेन चेंज कर लेता हूं एक बार के लिए, रेड पेन लेके देखते हैं, है ना। तालाब तालाब का जो परितंत्र है उसमें जो संख्या का पिरामिड है, उसमें जैसे कि यहाँ पे उत्पादक है, तालाब के अंदर जो उत्पादक है वो बहुत सारे होंगे। छोटे फाइटो, जो इनके बोलते हैं, इनको फाइटो बोलते हैं ना, जैसे धरती पे पेड़ पौधे हैं और तालाब के अंदर पेड़ पौधे हैं, उनमें अंतर होता है, उनको फाइटो बोला जाता है। तो वो फाइटो बहुत ज्यादा होंगे। उनको जो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव, मतलब जो खाते हैं छोटे जीव जंतु थे शाकाहारी जीव, वो वो कम होते हैं, उससे कम होते हैं। अब आगे उनको छोटी मछलियां खाएगी, अब छोटी मछलियां उससे कम होती है। अब छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाएगी, यानी कि ब्लू व्हेल वगैरह, मतलब बहुत जो बड़ी मछली है वो खाएगी, तो वो संख्या में बहुत ही कम होएगी ना। ब्लू व्हेल तो एक आधी होगी, और छोटी मछलियां बहुत सारी होगी, और छोटे जीव और ही ज्यादा होंगे। और उसको जो खाएंगे, जो पेड़ पौधे होते हैं फाइटो होते हैं, वो और ही ज्यादा होंगे। तो फाइटो की संख्या ज्यादा, उससे कम, और ऊपर उससे कम, और बड़ी जो मछली होती है वो उससे कम होती है ना, वो एक आधी होती है। तब ये जो संख्या है वो कम हो रही है। तो जो तालाब का पिरामिड है वो संख्या के आधार पर कैसा बनता है, वो सीधा बनता है। बस इसका आंसर ये है। आगे है एक वृक्ष का पिरामिड। वृक्ष संख्या में तो एक ही है ना, संख्या में, संख्या पिरामिड की बात हो रही है, संख्या में एक ही है। अब उस पे कई परिंदों का बसेरा होता है, एक वृक्ष पे कई परिंदे बैठते हैं। अब परिंदे जैसे कि मर गए या फिर कुछ उनको आ गया, तो उनको जो अपघटक खाएंगे, सूक्ष्म जीव खाएंगे, उस पेड़ पे सूक्ष्म जीव तो बहुत सारे होंगे, लेकिन पेड़ तो एक ही होगा ना, तो संख्या बढ़ रही है। तो भाई साहब अगर क्वेश्चन आ जाए संख्या पिरामिड में वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है, तो वृक्ष का पिरामिड है जो उल्टा बनता है। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं द्रव्यमान के आधार पर। यहाँ पेन तो सही चल रहा है अपना। आगे बात करते हैं अपने द्रव्यमान के आधार पर। अब द्रव्यमान के आधार पर क्या होता है,
जो जंगल और घास के मैदान का, जो जंगल है और घास का मैदान, मैं बना के बता देता हूं। जंगल है, जंगल में जो भी पेड़ पौधे होंगे, जो घास फूस है, पेड़ पौधे घास फूस, वो बहुत बड़ी मात्रा में होंगे ना, उनका भार भी बहुत ज्यादा होएगा। तो ये एक पोषण स्तर पूरा हो गया। अब आगे इनको कौन खाएगा? ये तो उत्पादक आ गए, प्राथमिक उपभोक्ता। इनको जो खाने वालों की संख्या है, जैसे गाय बकरी भैंस, ये कम होंगे, ये बाहर में कम होंगे। द्रव्यमान पिरामिड की बात हो रही है तो यहाँ बाहर की बात करेंगे। आगे जो गाय भैंस को शेर वगैरह खाएंगे वो और कम होंगे। तो ऐसे संख्या घटती जा रही है ना, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो ये संख्या घटती जा रही है। तो जंगल का पिरामिड, द्रव्यमान में जंगल का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, बस इतनी सी बात है। अब जलीय परितंत्र, इसमें इसका जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है। जलीय परितंत्र का जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है। एक मिनट में बताता हूं आपको। इसका कैसे उल्टा बनेगा पिरामिड? अब जो द्रव्यमान है किसी का, जलीय परितंत्र में, जलीय में जो पेड़ पौधे हैं वो थोड़े होंगे, जो समुद्र के अंदर पेड़ पौधे वो थोड़े होंगे, उनको खाने वाले जीव बहुत सारे होंगे। अब जीवों को खाने वाली मछलियां बहुत सारी होएगी। अब इसीलिए द्रव्यमान के आधार पर बाहर तो उनका ज्यादा ही होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी जो मछली है उसका नाम ले लेते हैं ब्लू व्हेल, द्रव्यमान तो उसका ज्यादा ही होगा, छोटी मछलियों का कम होएगा। और उससे जो छोटे जीव है उनका कम होएगा, जो घास फूस होते हैं उनका द्रव्यमान, द्रव्यमान तो बढ़ता जा रहा है ना। तो इसीलिए द्रव्यमान पिरामिड में जो जलीय परितंत्र का पिरामिड है वो उल्टा होता है। यहाँ पे सीधा इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ संख्या ज्यादा थी, संख्या ऊपर कम हो रही है। यहाँ संख्या का मतलब नहीं है, यहाँ द्रव्यमान का मतलब है, ठीक है। और बात करें ऊर्जा का पिरामिड, तो ये ऑलवेज सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले पुट हुआ हुआ है। आगे बात समझ में? देन आगे चलते हैं, बात करते हैं जंतुओं में पोषण की। जंतुओं में जंतुओं में पोषण। अब जंतुओं में पोषण होता क्या है? जंतुओं में पोषण, अब पोषण, जैसे वृद्धि, अपने शरीर की वृद्धि हो रही है, जंतुओं में शरीर की वृद्धि हो रही है, उसके लिए पोषण आवश्यक है। विकास के लिए भी आवश्यक है पोषण, वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। और सभी जो जैव के परिक्रम हो रहे हैं, जैसे भोजन का पचना, हमारा चलना, हमारी सांस लेना और हर एक कोशिका तक एनर्जी जाना, वो जीवन का परिक्रम है ना। सभी के जैव परिक्रम, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषक पदार्थों, मतलब पोषण की आवश्यकता होती है। जो वृद्धि हो गई, विकास है, जो जैव परिक्रम है, जैव परिक्रम, इनको चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं पोषक पदार्थ। अब ये पोषक पदार्थ होते क्या है? वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन के लिए, संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। जैविक कार्य के संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, कार्य के संपादन के लिए जो आवश्यक होते हैं। जो जैविक कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक, जैसे श्वास लेना, भोजन का पाचन, भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है ना, आगे लीवर का काम, आंखों का काम, सारे जो अंगों का जो काम है वो जैविक कार्य आते हैं, है ना, जीवन जीने में। तो उसके जो यूज के लिए आवश्यकता होती है वो पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। आगे है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है? पोषण होता है, 3 प्रकार का पोषण होता है। पहला होता है पूर्णभोजी, पूर्णभोजी पोषण। दूसरा है परजीवी, और तीसरा है मृतोपजीवी। पहला है पूर्णभोजी, दूसरा है परजीवी, और तीसरा है मृतोपजीवी।
अब ये पूर्ण भोजी में क्या आएगा, जो भी कोई भोजन ग्रहण करेगा वो ठोस या तरल के माध्यम से, ठोस या तरल के माध्यम से भोजन का ग्रहण करना, तो यह पूर्ण भोजी के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आगे शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी आगे, मांसाहारी आगे, सर्वाहारी भी इसी में आगे, सर्वाहारी, और अपमार्जक भी इसी में आगे। अपमार्जक मतलब सफाई कर्मचारी। अब शाकाहारी में क्या क्या आते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी। गाय, घोड़ा, बकरी, ये सारे के सारे शाकाहारी होते हैं। इंसान का नाम इसमें मत लेना, इंसान बहुत बदनाम है, इंसान शाकाहारी में नहीं आता, इंसान मांसाहारी में भी नहीं आता। ठीक है, मांसाहारी में आगे शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी। शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी, शेर, लोमड़ी रख लो, बाघ, चीता इसकी प्रजाति है। आगे सर्वाहारी में आगे, तो इसमें जो इंसान है वो आएगा। इंसान कुछ भी नहीं छोड़ता, ना तो वो फसलों को छोड़ता है, ना तो वो मीट मांस को छोड़ता है। तो सर्वाहारी के अंदर आगे इंसान, कुत्ता, इंसानों के साथ ही कुत्ते ने रहना है, कुत्ते जैसे ही तो इंसान है सारे के सारे। और इसमें क्या आगा, कौवा, कौवा आ गया। अपमार्जक में क्या आ गया, सियार है, गिद्ध है, चील है, ये सारे के सारे अपमार्जक में आ गए। आगे है परजीवी, पर मतलब कि ऊपर, जैसे लाइकेन लाइकेन हो गया अपनी, जैसे जूं होगी, बालों में जूं होती है ना, और अमरबेल होती है। ये किसी चीज के ऊपर रह के अपना टाइम पास करती है। जैसे जूं है, ये अपने शरीर में बालों के ऊपर रहती है, अपने सिर के ऊपर रहती है। अमरबेल है, जैसे कि एक पौधा है, पौधे के ऊपर ऐसे बेल चढ़ जाती है, पूरे पौधे के ऊपर लपेट जाती है, इसे अमरबेल बोलते हैं। परजीवी के अंदर लाइकेन आ गया, जूं आ गया, अमरबेल आते हैं, मतलब किसी के ऊपर रह के अपना टाइम पास करती है। अब ये मर्तोपजीवी में, इसमें जीव जो मर्त जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से गुलित कार्बन पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, इनको अपघटक के नाम से भी बोला जाता है। जो पहले चर्चा करी थी ना आपने, अपघटक के नाम से भी बोला जाता है। इसमें कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ आ गए, कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी आज यहाँ तक। सो नेक्स्ट वीडियो